अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसराम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, जदीद दौर के जदीद तकाज़ों को पूरा करने के लिए दुनिया टेक्नोलॉजी और कवानीन से फ़ायदा उठाते हुए तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में शामिल हो चुके हैं। मगर पाकिस्तान में आज भी जो टैक्स आमदन है, मुल्क की आमदन है, वो भी अखराजात से बहुत कम है, जिसकी वजह से कर्ज़े लेने पड़ते हैं। क्या पाकिस्तान में कवानीन को बदलने की ज़रूरत है? नए कवानीन लाने चाहिए, टैक्स रिफॉर्म्स लानी चाहिए, टैक्स कवानीन में रिफॉर्म्स लानी चाहिए? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब। आप एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और उनके साथ मौजूद हैं मुबशर अहमद साहब। आप FC हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। और नाज़रीन, मेरे साथ लाइन पर मौजूद होंगे राना मुनीर हुसैन साहब, आप सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। और मुझे लाइन पर ज्वाइन करेंगे फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आप FC हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मुबशर अहमद साहब से करना चाहूँगा। मुबशर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, जो कंपनी एक्ट बनाया गया पाकिस्तान में, जिस पे आज SCCP में करप्शन ना होने के बराबर है, उनकी जितनी भी प्रोविजन थी कंपनी एक्ट में, वो एक दूसरे मुतसादम नहीं थी। क्या हमारे टैक्स कवानीन में कोई ख़राबी है, उनकी प्रोविजन में कोई मसला है, तसादम है, जिसकी वजह से हम जो टैक्स टारगेट हैं उनको पूरा नहीं कर पाते? जो हमारे टैक्स गोशवारे हैं वो भी आबादी के हिसाब से या मुल्क के तनासब के हिसाब से GDP भी उसके मुताबिक नहीं है। ख़राबी कहाँ पे है? सर बेसिकली ख़राबी ये है कि टैक्स को कलेक्शन करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा गैप्स होते हैं। जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ को एनालाइज करके नहीं बनाई जाती। वो कभी इनसे सुन लिया, कभी उनसे सुन लिया, और बैठ के डेस्क वर्क होता है सारा, वो फील्ड वर्क नहीं होता। एक तो ये चीज़ है। सेकंड इसके अंदर ये है कि इनके पास जो ERP सिस्टम है, जिसकी बेसिस पे डाटे को एनालाइज किया जाता है, इनका वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव लेवल का है, कहलाते तो वो ERP हैं। लेकिन दुनिया आजकल बहुत आगे चली गई है, न्यू टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर आ गए हैं जो आपको डीप इंसाइट देते हैं कि यार ये बिज़नेस इस सेक्टर में क्या हो रहा है, इस सेक्टर में क्या हो रहा है, प्रोवाइडेड आपके पास डाटा हो और आपके पास इतनी कैपेसिटी एबिलिटी हो कि डाटा को एनालाइज कर सकें। आपने देखा होगा कि ये फ्रिक्वेंटली पॉलिसी चेंजेस आते हैं। इनकी रीज़न ये होती है, ये हिट एंड ट्रायल के ऊपर पॉलिसी बनाते हैं, जब आउटकम नहीं आती, कलेक्शन नहीं होती, फिर कहते हैं आज अब ये कर दो, फिर नहीं आती ये अब कर दो। वो मिनी बजट्स जो आते हैं सर को बिल्कुल एग्जैक्टली। मकसद ये है कि इनकी ना तो कहना मतलब डाटा एनालिटिक्स स्ट्रॉन्ग है, ना इनके ग्राउंड रियलिटीज़ की इनको अंडरस्टैंडिंग है। इसमें आप समझते हैं पाकिस्तान की जो मशीनरी है या जो सिस्टम है वो पॉलिसी बनाता होगा? क्योंकि यहाँ तो जो लैंडर है, IMF हो गया, दूसरे, वो बहुत पॉलिसी उनके ऊपर अमल पैरा होते हैं या वाकई बनाते हैं यहाँ पे? नहीं, देखें, नो डाउट कि हमें पॉलिसी स्टेटमेंट IMF डिक्टेट कर रहा है। वो इस वजह से कर रहा है कि उसने जो पैसे देने हैं उसने रिकवर भी तो करने हैं ना। जी। वो उनको इसको ये भी पता है कि यार अभी तक इन्होंने अगर टैक्स रिफॉर्म कमीशन बनाए हैं, जो भी करते हैं, इनको तो समझ ही नहीं आ रही, इनका तो गैप ही बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने तो अगर पैसे से मजबूरी देने अपने पिछले रिकवर करने के लिए, तो फिर मैं को अपनी पॉलिसीज़ भी दो। अब उसमें भी फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं कहूँ कि यार मैं जाके अमेरिका की टैक्स प्लानिंग कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। अच्छा जलाल साहब, क्योंकि आप FC हैं, माशाल्लाह जानते हैं इस कानून को। जो हमारा टैक्स का कानून लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, उनका एक्सपर्ट लिए गए, वो हमारे जो मुल्क का कल्चर है या हमारी जो सोसाइटी है या जो हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ये पूरा सिस्टम बदलने की ज़रूरत है या इसी पे अमल पैरा रहना चाहिए? अच्छा, मैं आपको बता दूं, अब देखें ना, फॉर एग्जांपल एक ऑस्ट्रेलियन ने आगे अगर आपका कानून बनाया ना, उसने फिर कट एंड पेस्ट किया और कुछ नहीं किया। उसको पता ही नहीं कि मेरा बिजनेस कैसे रन होता है, यहाँ पे मेरी इन्वायरमेंट ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, हमारे मसाइल क्या है, ताजरों के मसाइल क्या है, सनतकारों के मसाइल क्या है। देखिए, एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। जी। कि सोचें तो आप बड़ा, लेकिन नीचे एनवायरनमेंट कल्चर को तो अंडरस्टैंड करें। मैंने एनवायरनमेंट कल्चर को अंडरस्टैंड की नहीं, ग्राउंड रियलिटीज़ का मुझे पता नहीं है। मुझे किसी ने आगे कहा यार ये बना दो, मैंने क्या किया, यार ये इस मुल्क में ये अच्छी चीज़ है, ये यार ये कट, यार ये कानून मैंने बना दी, वो नहीं चलना फिर। अच्छा, ऐसा कानून टैक्स का बन सकता है जिसमें कोई भाम ना हो, बिल्कुल, उनकी परवीन आपस में मुतसादम ना हो? मुमकिन है 100%। उसके लिए हमें दूसरे मुमालिक से प्रोफेशनल की ज़रूरत है या हमारे मुल्क में भी मौजूद है? हमारे मुल्क में 100% मौजूद है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 100 कंपनीज़ का एक एम्पिरिकल स्टडी की जी। कि यार ये पाकिस्तान में क्या ना मतलब है कि ये
ये फाइनेंशियली कैसे ऑपरेट हो रही हैं, कैसे फिनांस आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं ऑपरेशनली, फिर उनसे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, फिर टैक्स की मैनेजमेंट क्या आ रही है। तो जब मैंने उसको डाटा को एनालाइज किया तो बड़े एस्टोनिशिंग किस्म के रिजल्ट आए कि यार ये ग्राउंड पे हो क्या रहा है। इवन आप बिलीव करेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ 0.07% टैक्स पे कर रही हैं, 0.1%। जैसे इन्होंने कहा जी कि बड़े बिजनेसमैन टैक्स प्लानिंग करते हैं, वो बिल्कुल जी टैक्स प्लानिंग होती है इसका मतलब, लेकिन वो टैक्स प्लानिंग अगर मैं टैक्स देने के बजाय मैं टैक्स लेना शुरू कर दूँ जी। तो फिर तो मुल्क नहीं चलेगा ना। अच्छा, जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है, हमारे कानून तो अभी वही हैं पुराने इनकम जी टैक्स जी के, और जो अफसर उनको जानते हैं वो तो 2 माह कहीं रहेंगे, 4 माह कहीं रहेंगे, ट्रांसफ़र होगी। जो प्रॉपर ऑडिट के या असेसमेंट के आर्डर निकालते हैं वो इंस्पेक्टर या 17-16 ग्रेड के अफसर हैं जो 20-20, 30-30 साल से वहीं बैठे हैं। उनका आज माइंडसेट भी वो 40 साल पुराना ही है, 30 साल पुराना, पैसे लेने से कम करना है, नहीं तो उसका किसी तरह नहीं करना। क्या जिद्दत के साथ, कवानीन के साथ स्टाफ को भी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, नए प्रोफेशन की ज़रूरत है इसमें? जी बिल्कुल सर। अब ये देखें ना, मैं किसी का वो नहीं कह रहा कि जी वो टैक्स का उसका कैलिबर क्या है, वो ऐसे ही है जैसे आपने ना नहीं, हकायक तो यही है ना। ओके बिल्कुल। देखें, मैं अगर आम बात करूं, दे आर नॉट मोर देन कंपाउंडर। एक आपने अगर नेस्ले का ऑर्डर करना है और एक बंदा जिसके साथ बड़ा प्रिमिटिव ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है, कितनी की ट्रेनिंग जॉब हो जाती है। मुबशर साहब 75 साल पाकिस्तान को बने हो गए, 75 साल के बाद ये रिटर्न आई थी जिसमें 30 सितंबर आखिरी तारीख थी, लेकिन एंड तक भी उसके मामलात जो उसमें बिल्कुल कानून पेचीदगियाँ ग्लिचेस थी, आई हैं, ये भी है। रिफंड्स का कॉलम भी था, वो भी जी जी 27 सितंबर को आया, बिल्कुल ठीक। लेकिन उसमें भी सेक्शन 170 के तहत ये शर्त लगाई गई जो टैक्स पेयर दरख्वास्त देगा रिफ़ंड उसका एडजस्टमेंट हो सकेगा, दूसरे का नहीं। तो इसका मतलब 75 साल में हमारी मशीनरी बिल्कुल नाकाम है। बिल्कुल सर, वर्चुअली नाकाम है। आप प्रैक्टिकली देखें, आपने तो नेट आउटकम देखनी है ना, मेरी जीडीपी कितनी और मेरा टैक्स कलेक्शन कितनी। मेरे देखें, आप हमेशा बेंचमार्क करते हैं कि दुनिया जो डेवलप कंट्रीज़ है उनकी जीडीपी का क्या रेट है, जी टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, और मेरी क्या प्रॉब्लम है। आपके 2 टैक्स रिफॉर्म कमीशन काम कर चुके हैं, एक 2 वर्ल्ड बैंक ने एक 2005 से लेकर 2011 तक एक 6 साल की टैक्स रिफॉर्म, ज़ीरो रिजल्ट है, मैं नेगेटिव रिजल्ट आए, ठीक है। अच्छा, आज तक 75 साल में टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन कितने बने हैं आज तक? अब 12 बने हैं, ये 13वां अभी बना है। यानी कि 13वां बन चुका है। हाँ 13वां। अभी आपने देखा होगा कि वर्ल्ड 2016 में रिपोर्ट आई थी, एक आखिरी 12वें की। हाँ जो 12वें की 2016 में रिपोर्ट आई थी, ठीक जी। है। अभी करंटली 2019 से लेकर 24 तक वर्ल्ड बैंक ग्रुप कर रहा है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के साथ, जिसके अगेंस्ट मैं चला गया हूँ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन लेकर कि यार ये जुल्म हमारे साथ ना करें। मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। मैंने एम्पिरिकल स्टडी की, मैंने उसके ऊपर फाइंडिंग बना के भेजी और एफबीआई ने उसको एक्नॉलेज किया कि यार ये फाइंडिंग ठीक है, लेकिन उसने उसके ऊपर वर्किंग नहीं की। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। एक देखो शेख इब्राहिम साहब, टैक्स कलेक्टर तो टैक्स वसूल करता है, हुकूमत का पार्टनर तो आपका चैम्बर है, क्योंकि जो टैक्स देता है और जो हुकूमत उस टैक्स के पैसे को आपसे टैक्स लेके आवाम पर खर्च करती है, पार्टनर तो हुकूमत और ताजर बरादरी है जो टैक्स देते हैं। 2 आप स्टेक होल्डर हैं, तीसरा टैक्स कलेक्टर है जो आपसे टैक्स लेके हुकूमती ख़जाने तक पहुंचाता है। आप समझते पूरे सिस्टम में कवानीन में ख़राबी है या सिस्टम में ख़राबी है? कहाँ समझते हैं कहाँ ख़राबी है जिसकी वजह से आज हमारी मुल्क की जो आमदन है, टैक्स की आमदन, वो अखराजात से बहुत कम है, जिसकी वजह से कर्ज़े भी लेने पड़ते हैं। ये तो स्टेक होल्डर से बैठ के मुशावरत के ज़रिए भी ये गैर मुल्की कर्ज़ा उतारा जा सकता है और कर्ज़ लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती। ख़राबी कहाँ पे है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि स्टेक होल्डर सिर्फ 2 ही है, एक हुकूमत और एक बिजनेसमैन। मैं पहले कह रहा हूँ ट्रेडर जनाब, कोई शक नहीं है इसमें, ट्रेडर सैलरीड पर्सन, वो सारे जो बीच में भी आ गए। बंदा जी है टैक्स पेयर। जी जी देखने की ज़रूरत ये है कि क्या एक स्टेक होल्डर जो टैक्स ले रहा है और एक वो है जो टैक्स दे रहा है, जी जी क्या लेने वाला देने वाले की मुशावरत कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट इस्तेमाल करता है कि ये इस काबिल भी है कि इतना टैक्स दे सके या ना दे सके। हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, क्या हम डबल डिजिट का सेल टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, और ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि आपकी कलेक्शन, आपका नेट छोटा है। अच्छा, जब ये नेट छोटा है और ये सहूलत देनी है कि इस नेट को, ये जो डबल फिगर्स हैं इनको शॉर्ट किया जाए, छोटा किया जाए,
और दूसरी तरफ आप उसको देखें कि जो देने वाला है उसके लिए ये बहुत बड़ा बोझ है। क्या आज किसी भी इंडस्ट्री का 20% नेट प्रॉफिट आता है या ग्रॉस प्रॉफिट आता है? नहीं आता। आप 2-4% पे, ख़ास तौर पे कोविड के अरसे के बाद तो आपका पैसा ही बहुत सुकीज़ हुआ है। आपकी बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी चेंज हो गई हैं। आप लोगों ने अपनी मूवमेंट्स को चेंज किया है। वर्क एट होम के बाद सिर्फ यही नहीं हुआ कि लोगों ने घर में काम किया तो उससे कहा कि मैंने नए कपड़े क्यों सिलवाने, मेरे पुराने सूट में ही काम चल जाता है, मैंने नहीं जाना ऑफिस, जी जी। मेरा पुराने जूतों में ही काम चल जाता है। तो क्या इससे नए कपड़े ना लेने, नए जूते ना लेने, पेट्रोल की ज़रूरत कम होने से आपकी सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हुई है? इसका मतलब है जब सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होगी, पेमेंट्स कम होंगी, तो आपका पैसा रुकेगा। पैसा रुकेगा तो लोगों के पास प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको गवर्नमेंट ने टोटली नज़रअंदाज कर दिया, स्टेक होल्डर से डिस्कस ही नहीं किया जाए। दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में जितना बड़ा बिजनेसमैन है, जितना बड़ा टैक्स पेयर है, दूसरे वर्ड्स में उसको उतना ही बड़ा चोर कहा जाता है। आप पाकिस्तान के दुनिया में जाके देखिए, बड़े टैक्स पेयर का नाम बड़े इज्जत से लिया जाता है, बड़े बिजनेसमैन का नाम बड़े, यहाँ पे आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, बड़े ग्रुप्स का नाम उठाएं, उसी वक्त उनके पीछे चोरी का लफ्ज़ लग जाता है, उनके नाम के साथ चोर लग जाता है। दुनिया मिसाल देती है उनकी। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले दुनिया के 100 अमीर मुल्कों में एक 97-98 पे पाकिस्तान था और इंडिया के बेशुमार थे। पहले 10 में इंडिया का एक बंदा था। इसका मतलब है 10%, पहले 10 में से को आप अगर अंडर कंसिडर करते हैं तो 10% शेयर था उनका दुनिया के अमीर तरीन लोगों में। आज वो 3 बड़े उनके लोग बैठे हैं। दुनिया की तीसरी वो लोग इकॉनमी कंट्रोल करने चल पड़े हैं दुनिया की। देखिए, दुनिया में 3 बड़ी इकॉनमीज़ हैं। एक चाइना, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी है, ज़रा थोड़ी बात हट के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी है। अमेरिका जो आपकी कंज्यूमर इकॉनमी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है चीज़ों की, दुनिया की बहुत बड़ी इंपोर्ट जाती है उसमें। और तीसरी बड़ी इकॉनमी कौन बन गया? इंडिया, जो मैन्युफैक्चरिंग भी है और कंजम्पशन भी है। दुनिया की 125 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया की 125 अरब की आबादी में से 125 अरब की आबादी वो लेके 1 अरब 25 करोड़ की आबादी वो लेके बैठे हुए। तो उन्होंने इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठाया। एक चाइना का मुकाबला करने के लिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, अब वो चाइना से जितने मर्जी इख्तलाफात हैं, उन्होंने अपने बिजनेसमैन इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं कि वो बिजनेसमैन चाइना से रॉ मटेरियल्स और दूसरी चीज़ें लेके फिनिश्ड करके उनके ऊपर वैल्यू एडिशन करके दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने पास भी लाते जा रहे हैं। और उसके बरक्स हम क्या कर रहे हैं? हम टोटल ट्रेडर पे घुस गए कि जी बनी बनाई चीज़ें मंगवाओ, यहाँ जाके भेज दो। इसलिए हमारा टैक्स बड़ा नहीं होता। सर, मैन्युफैक्चरिंग स्केल्स बड़े होंगे, आपकी इंडस्ट्री जितनी ग्रो करेगी, छोटे छोटे यूनिट्स, आप चाइना की मिसाल देखिए, चाइना आज बहुत बड़े यूनिट्स पे बैठा है, तो ये छोटे छोटे यूनिट्स पे इतनी बड़ी एक्सपोर्ट पे गया है। आप आज से 20 साल पहले की चाइना को देखें, 15 साल, तो कभी आप वहाँ पे जाके, मैं तो जब मैंने 90s में मैं गया हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे गाड़ी का तस्वुर भी नहीं था बड़ी का। लोग मोटरसाइकिलों साइकिलों पे, और आप उनकी फैक्ट्रियों में जाते थे, छोटी छोटी गाड़ियाँ खड़ी थी। आज वहाँ जाके देखें तो वहाँ पे दुनिया की बेहतरीन गाड़ियाँ खड़ी हैं उन लोगों के पास, और वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, फिर दुनिया को अपने घर में आने की इजाज़त दी है। आज मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि आपने डॉलर की शॉर्टेज है आपके पास, आपने छोटी गाड़ी जो 660 सीसी है, 1000 सीसी है, उस पर आपने ड्यूटी डबल कर दी, आरडी कर दी ना, डबल। जी जी। जबकि बड़ी जिसकी 10 गाड़ियाँ आएंगी तो एक क्रूज़र के बराबर जाएगी, और क्रूज़र पे आपने सिर्फ 25% एडअप किया। जी जी। आप एक गाड़ी में $2 लाख मिसाल के तौर पे बाहर भेज रहे हैं, तो वाई नॉट कि आप 25 गाड़ियों पे $2 लाख बाहर भेजें, ज़्यादा लोगों को कंज्यूम होने दे। जिस बंदे के पास पैसे है उसको लेने दे 12 करोड़ की गाड़ी, जो 6 करोड़ की ले सकता है वो 12 करोड़ की भी ले, और ना ले, आप अपनी मास की तरफ जाएं, ज़्यादा लोगों की तरफ जाएं, फैसिलिटेट करें, लोगों का काम चलेगा, लोगों का टैक्स आपके पास आएगा। आपने 12 करोड़ एक बंदे का खर्च कराने की बजाय अगर 20 लोगों का 12 करोड़ खर्च कराएंगे तो 20 लोगों को रोजगार और टैक्स और सारा कुछ बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री को ग्रोथ करवाएं। आप बाहर से फिनिश्ड गुड को हर हाल में रोकें।
मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप आज से 6 महीने पहले के जब ये थोड़ी पाबंदियाँ लगी थी तो आप किसी भी स्टोर में बड़े में जाते थे तो आपको रैक्स खाली नज़र आते थे। आज 3 महीने बाद आप अभी चले जाए किसी भी स्टोर में, आपको सारे रैक्स इम्पोर्टेड चीज़ों से भरे नज़र आएंगे। हमने क्यों सब्र नहीं किया? हमने लोकल इंडस्ट्री को वो डिमांड पूरी करने के लिए टाइम क्यों नहीं दे रहे कि वो चलें? वो चलेंगी तो उसका टैक्स आपको आएगा। आप मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा महंगी है यहाँ पे, रॉ मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल सबसे ज़्यादा महंगा है यहाँ पे, बिल्कुल बिजली के रेट बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ताजिर बरादरी जब बिलों को देखती है या कारखाने बंद करती है। देखिए, अब अगर आप ये सोचते हैं कि आज के दौर में आप एक्सपोर्ट कर लेंगे, नामुमकिन सी बात है। नामुमकिन बात है। अच्छा बहुत बुरे शेख फंसे। साहब, ई कामर्स जो जिस पे अब दुनिया जा रही है, लेकिन ये फिजिकल सप्लाई की जगह ले लेगी एक दिन। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो टैक्स निज़ाम या ऑटोमेशन की तरफ चला जाएगा। जिस तरह अब ऑनलाइन बिजनेस बहुत से अमेज़ोन जैसे बड़े बड़े लोग आते जा रहे हैं, हम जबकि बहुत पीछे हैं, हमारे ताजिर बरादरी बहुत पीछे है, हमारा सिस्टम बहुत पीछे है। इस सिस्टम को बदला जाए तो किस तरह बदला जाए? देखिए, सबसे अपडेट करने के लिए ना एक दम नहीं होता। जी। अभी सर ने एक बात की है, बड़ा आसान है। आप दुनिया में कभी भी कंप्यूटर लेते हैं, कोई बड़ी कंपनी है, वो आप अभी किसी दुनिया की बड़ी कंपनी से बात करेंगे, आपके पास ऑरिकल दूसरी बड़ी कंपनीज वाले आएंगे, वो आपको अपने एक सिस्टम की प्रेजेंटेशन देते हैं कि जी ये हमारा सिस्टम है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपनी ज़रूरत बताएं। वो सही है, ज़रूरत क्या है रिक्वायरमेंट कि बताएं। ग्राउंड रियलिटी नहीं, वो कहते हैं कि आपकी ग्राउंड रियलिटी इस सॉफ्टवेयर की ग्राउंड रियलिटी से मुख्तलिफ है। ये अमेरिका में चल रहा है या इंडिया में चल रहा है या हांगकांग में चल रहा है या दुनिया किसी भी मुल्क में चल रहा है, तो वहाँ के मुताबिक है। जी, अब आप क्या चाहते हैं, वो भले ही एक आपकी किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अमेरिका का उठा के या चाइना का उठा के आपसे डिस्कस करेंगे, ये उनकी अक्ल है कि वो पूछेंगे आप इसमें क्या अमेंडमेंट चाहते हैं। यही वो बात है कि जब आप दुनिया के किसी भी निज़ाम को जो आज पहले भी चल रहा है उसको आज की ग्राउंड रियलिटी से मैच करें। पिछले 6 महीने में डॉलर के ऊपर जाने से आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हुई हैं, आपके लोगों के पैसे की सर्कुलेशन चेंज हुई है, आपका पैसा कहाँ रुका है। कोविड-19 का जो 2019-20 के बाद से दुनिया ने एक पूरा पलटा खाया सर। आपने क्या, आपकी हमारे से एक पहली नस्ल ने भी पिछला वाला पैंडेमिक नहीं देखा था, ठीक है कि नहीं? और आने वाले हमारे बच्चे क्या, उनके बच्चे भी नहीं देखेंगे। ये 100 सालों में 150 सालों में एक दफ़ा बदला जाएगा। शेख तो साहब, ये मुझे ना आपकी और हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। ये इस वक्त बेहतरीन मौका है हमारे पास, हम अपनी इस्लाह करें, हम अपने निज़ामों को ठीक करें, हम इस मुल्क के साथ वफादारी करें। इस मुल्क के लिए चेंजेस लाने की ज़रूरत है। टैक्स नेट को बहुत बड़ा करने की ज़रूरत है। मैं बात से एक बात आपसे कहूँ, हमारा रिटेलर तो टैक्स देता ही नहीं है। आपने तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्यों नहीं बढ़ते? आप पिछले 10 साल में मुझे बड़ा कोई भी टैक्स यूनिट दिखा दे कि जो आप कह दे कि जी ये नया एडअप हुए। पुराने वालों ने रो पीट के अपने आप को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की है। वो भी कोविड के बाद उनको बड़े ज़्यादा ऑर्डर मिले। बांग्लादेश बंद था, इंडिया बंद था, चाइना वैसे ही दुनिया से कट गया था। वो दुनिया का रुझान, उस वक्त आपको हाउस होल्ड की बहुत शदीद ज़रूरत थी। टावल इंडस्ट्री आपकी, हाउस की ये जो बेड लीलन की इंडस्ट्री थी, ये इसी ने ग्रो किया ना। आपकी टेक्सटाइल में किस चीज़ ने ज़्यादा लिया? आपका कपड़ा थोड़ा गया बाद में, मेजर शेयर आपका जो लेके गया वो आपकी बेड लीलन की इंडस्ट्री थी। वो ये रिसर्च करने की ज़रूरत है कि अगर ये एक्सपोर्ट भी हमारी बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है। मैं उस वक्त भी अक्सर कहता था कि जब ये पाकिस्तान में दुनिया में हालात नॉर्मल होंगे तो हमें अपनी एक्सपोर्ट को उस वक्त के लिए प्लान करना चाहिए कि आज से हम कस्टमर। शेख साहब, मैं दोबारा आता हूं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राना मुनीर साहब। आप सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। राना मुनीर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। राना साहब, ये बताइएगा, जिस तरह कंपनी एक्ट बनाया गया, आज एससीसीपी में कोई करप्शन नहीं है, क्या इनकम टैक्स और सेल टैक्स कवानीन को भी तब्दील करने की ज़रूरत है? यूबी साहब, आपका सवाल का जवाब देने से पहले 2 चीज़ों को समझना बहुत आम है। वो ये है कि सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो क्या है और इनकम टैक्स लॉ जो है वो क्या है। सेल्स टैक्स जो है वो एक अलग से लॉ है, इनकम टैक्स एक अलग से लॉ है, और इनकी जो प्रोविज़न है इनका मुतसादम होना वो नेचुरल है और वो ज़रूरी है। वो इसलिए कि जो सेल्स टैक्स एक्ट है वो सेल्स के ऊपर टैक्स है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो किसने पे करना है?
जो कि एंड कंज्यूमर है। मैन्युफैक्चरर जब कोई चीज़ बनाता है तो उस पर सेल टैक्स चार्ज करता है, वो सेल टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट कर देता है अपने अगले बंदे पर, जो होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है। और रिटेलर जो है वो अपना बर्डन शिफ्ट कर देता है एंड कंज्यूमर का। तो गोया कि ये जो टैक्स है ये फैक्चुअली और फाइनली वो कंज्यूमर ने पे करना होता है। तो इनकम टैक्स जो है उसको समझने के लिए ये है कि इनकम टैक्स जो है वो सेल्स पर नहीं लगता, बल्कि इनकम टैक्स जो है वो इनकम पर लगता है। और इनकम पर जो टैक्स पे कर रहा है जो इनकम टैक्स की सूरत में, वो उसका बर्डन किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए वो इनकम कैलकुलेट करने का तरीका और है, सेल्स कैलकुलेट करने का तरीका और है। तो ये जो प्रोविजन जो है जिसको हम मुतसादम कहते हैं, एक्चुअली ये मुतसादम नहीं है, बल्कि ये इस तरह से है कि सेल टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट है कि उसका लॉ उस तरीके से बनाया जाए कि वो सेल्स के ऊपर सेल टैक्स लगे और उसका बर्डन जो है वो एंड कंज्यूमर तक शिफ्ट हो। इनकम टैक्स जो है वो चूँकि डायरेक्ट उस बंदे ने ही पे करना है जिसकी इनकम पर टैक्स लग रहा है, और उसको बर्डन शिफ्ट करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि वो जो इनकम टैक्स अदा कर रहा है उसको वो अपना पर्सनल एक्सपेंस तो कह सकता है, लेकिन वो बिज़नेस का एक्सपेंस भी उसको नहीं कह सकता। तो ये जो प्रोविजंस हैं, डिफरेंट प्रोविजंस हैं, ये मुतसादम नहीं है, ये हर मुल्क में मौजूद होती हैं। और जब जो बंदे इनकम टैक्स का वक्त डील करते हैं उसको उस लॉ को मद्देनज़र रखते हैं, और जब वो सेल टैक्स के प्रोविजन को या सेल टैक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो उसकी प्रोविजन को मुताबिक रखते हैं। कुछ चंद एक प्रोविजन ऐसी हैं जिनको जो है हार्मोनाइज़ किया जा सकता है, तमाम के तमाम प्रोविजंस को हार्मोनाइज़ नहीं किया जा सकता। जहाँ तक आपका कंपनीज एक्ट का तल्लक है कि कंपनी जो एक्ट की जो प्रोविजन है वो आपस में मुतसादम नहीं है, तो वो तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि वो एक कोड है, एक लॉ है। तो एक लॉ के अंदर जो है वो उसमें कोई अलग अलग से प्रोविजन हो ही नहीं सकती हैं, तो इसलिए उसकी एक लॉ के तहत जितनी भी प्रोविजन है उसी लॉ को मद्देनज़र रखते हुए बनी हुई है, इसलिए वो मुतसादम नहीं है। ये फार्मूला जो है इनकम टैक्स और सेल टैक्स में अप्लाई नहीं किया जा सकता। राना मुनीर साहब, दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, जबकि हम इनकम टैक्स कवानीन में जो तजाद हैं जामिया नहीं है, वाज़िया नहीं है, और ई कामर्स जो फिजिकल सप्लाई की जगह ले लेगी। आप क्या समझते हैं, हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं? अयूबी साहब, दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन हमें हर वक्त अपने मुल्क को ही क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। हम भी ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो आप FPR है उसमें आप देखें कि एक वक्त था कि जब हम सब मैनुअली काम करते थे। अब हमारा जो है सिस्टम इस तरह का सेल टैक्स में भी और इनकम टैक्स में भी इस तरह का ऑटोमेशन है उसमें कि हम अगर चाहें तो 10 मिनट में अपनी जो रिटर्न है सेल टैक्स की उसको भी फाइल कर सकते हैं, और जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसको भी फाइल कर सकते हैं। किसी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी ने सेल टैक्स ऑफिसर ने या इनकम टैक्स ऑफिसर ने नोटिस इशू करना है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इनकम टैक्स का कोई जो प्यादा है या कोई नोटिस सर्वर है वो आपके पास जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंस्पेक्टर आपके पास जाए। वो एक नोटिस जो है ऑटो जनरेटेड नोटिस है, वो उसको इशू हो जाता है, और उसकी कंप्लाइंस जो है हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, टैक्स गुजार के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दफ्तर ही जाए उसकी कंप्लाइंस के लिए। वो वहाँ बैठ के उसको फीड करके उसका जवाब दे सकता है, और जवाब दिया जाता है। उसके बाद जो है जो उसके ऊपर ऑर्डर होना होता है वो भी असेसिंग ऑफिसर जो होता है वो भी उसको अपलोड कर देता है सिस्टम में, और सिस्टम ही जो है उधर से वो जो टैक्स गुजार है या जो वकील है उसकी कॉपी ले लेता है। फिर उसकी जो असेसमेंट ऑर्डर है उसके ख़िलाफ़ अगर अपील करनी है तो उसके लिए भी कमिश्नर अपील के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप उसके ऊपर बैठ के सिस्टम पे बैठ के आप अपनी अपील भी फाइल कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम क्या है, ये हम ऑटोमेटिक जो है हमारे जितने ये सारे काम हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हम दुनिया से पीछे हैं? मैं समझता हूँ हम बहुत सारे मुल्कों से आगे हैं। अब सिर्फ थोड़ा सा और फ़र्क रह गया है कि जहाँ कमिश्नर अपील जो है वो उसकी हेयरिंग जो है उसके लिए जाना ज़रूरी है। वो तो बहुत वक्त दूर नहीं जब कमिश्नर अपील्स भी हमें अलाउ कर देंगे कि आप जो अपने रिटर्न आर्गूमेंट्स हैं अगर आप उसको अपलोड कर दें
तो हम आप उसको पढ़ के अगर उसमें से कोई क्वेरी होगी आपको फर्दर हम नोटिस देंगे, उसके बाद असेसमेंट जो जो अपील ऑर्डर है उसको भी अपलोड कर देंगे। तो हम जो हैं हमारा सिस्टम, हम किसी से पीछे नहीं है, बल्कि बहुत सारी जो हमारे सिस्टम हैं दुनिया से बहुत आगे हैं और बहुत आगे चल रहे हैं। आप देखें कि मौजूदा जो अभी इनकम टैक्स की रिटर्न है इसमें कुछ गलतियां थी, हमने पॉइंट आउट की और पॉइंट आउट, और जैसे ही हम गलतियां पॉइंट आउट करते जाते थे अगले दिन वो जो गलती हैं वो दुरुस्त हो जाती थी। और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह 99% जो हमारी रिटर्न जो है वो दुरुस्त है, और जो भी उसको चाहे वो बैठ के अपने घर बैठ के, अपने दफ्तर पे बैठ के, मुल्क से बाहर हो मुल्क के अंदर हो, अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। अपनी सेल टैक्स की रिटर्न भी फाइल कर सकता है, इनकम टैक्स रिफंड भी कर सकता है, अपनी रिफ़ंड की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, अपना पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकता है। पूरा सिस्टम जो है उसके पास सामने मौजूद है। तो हम किसी से पीछे नहीं हैं, और हम जो है हमारा जो सिस्टम है वो इस काबिल है कि जो आने वाला जो वक्त है जिसमें हम फिज़िकल सप्लाई की बजाय ई-कॉमर्स में चले जाएंगे, तो हमारा सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा। इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे जैसे अभी ई-कॉमर्स में लोग जा रहे हैं हमारा सिस्टम उसको अपडेट कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि एफबीआर के पास ये कैपेसिटी है, पराल के पास ये कैपेसिटी है कि वो आने वाले वक्तों में अपने सिस्टम को उसके हम कर सकें। राना मुनीर साहब, ये भी बताइएगा कि एफबीआर के इंतजामी अमूर में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, क्योंकि पुराना स्टाफ जो 20-25 साल पुराना बैठा है उसका अब माइंडसेट भी पुराना ही है, जबकि दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। नए प्रोफेशनल लोगों को जो कानून को जानते हों उसको एफबीआर में लाना चाहिए। यूवी साहब, आपके सवाल में 3 बातें छुपी हैं। एक आपने माइंडसेट की बात की, एक आपने पुराने जो लोग हैं उनकी बात की, और आपने एक प्रोफेशनलिज्म की बात की। ये तीनों चीज़ें बहुत अहम हैं, और जब तक जिस तरह लॉ में डेवलपमेंट हो रही है इसी तरह जो इनका अमला है उसमें भी डेवलपमेंट जो होनी है वो ज़रूरी है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन प्रैक्टिकली जो है जो जिस पर बहुत कम बात की गई है वो ये है कि जो एफबीआर का अमला है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पिछले 2 साल में रिटायर हो गए हैं, और अभी आगे साल में बहुत सारा पुराना अमला जो है आप देखेंगे कि पुराना चेहरा आपको एफबीआर में बहुत कम नज़र आएंगे। मीनिंग देयर बाई कि उसके लिए एफबीआर को नए लोग रखना पड़ेंगे। कुछ लोग नए आए हैं, कुछ लोग नए और रखने पड़ेंगे। अब जो है जो नए लोग आएंगे उनका माइंडसेट तो ज़ाहिर है, जब नए आते हैं तो उनका माइंडसेट जो एग्जिस्टिंग लोग होते हैं वही उसको बना के जाते हैं। कुछ लोग होते हैं को माइंडसेट पहले से लेके आते हैं कि हमने जो एफबीआर को ज्वाइन करना है और हमने पैसे किस तरह बनाने हैं, उनका तो आप माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। जो पुराने लोग हैं उनका भी आप माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उनका माइंडसेट पक्का हो गया हुआ है। बहरहाल वो तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तो रिटायर होके महकमे को छोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अब नए आने वाले लोगों में प्रोफेशनलिज्म कितना है। हम चूँकि लोग प्रैक्टिकल हैं, हम रोज़ाना हमारा इनसे वास्ता पड़ता है, तो प्रोफेशनलिज्म जो है वो प्रोफेशनलिज्म के लिए ज़रूरी है कि लोगों को सीखने का शौक़ हो, काम करने का शौक़ हो। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो नया अमला आ रहा है, उनको सीखने का शौक़ ही नहीं है। सीखने का शौक़ होगा तो वो सीखेंगे। वो सिर्फ एडहॉकिज़म पे आते हैं कि आज का काम हो गया है, नीचे वाला अमला काम कर रहा है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो ये आने वाला, आप कहते हैं कि जी आने वाले प्रोफेशनलिज्म जो है, आने वाले लोग होंगे जो कानून को समझते होंगे, जो अकाउंटिंग को समझते होंगे, जो प्रोसीजर के समझते होंगे, तो मैं नहीं समझ पा रहा कि हमें कोई ऐसे लोग अभी मिल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए फिर मैं बात वही रिपीट करूँगा कि उसके लिए पैशन होना ज़रूरी है, उसके लिए शौक़ का होना ज़रूरी है, उसके लिए लगन का होने का ज़रूरी है, उसमें आपका कुछ IQ लेवल होना ज़रूरी है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप देखेंगे कि एफबीआर के जो फील्ड स्टाफ है, जो इनके फील्ड ऑफिसेज़ हैं, उनके हालात और दिगरगू होते चले जाएंगे। मैं को उसके लिए कोई इतना जो है नहीं हूँ कि जी वो 100% ही जो है नालायक लोग होंगे, लेकिन इनमें से 100% नहीं तो 80% लोग जो हैं वो नालायक इस वजह से होंगे कि वो काम करना ही नहीं चाहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा एफबीआर के लिए भी
हमारे लिए भी और टैक्स गुजारों के लिए भी। जी बहुत शुक्रिया राना मुनीर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब। आप एफसी हैं, सीनियर टैक्स माहिर अमूर हैं। सर ये बताइएगा कि दुनिया टैक्स निज़ाम में और टैक्स कवानीन में बेहतरी लाकर चांद पर पहुँच चुकी है, जबकि हम अपने अखराजात के मुताबिक टैक्स आमदन को नहीं बढ़ा सके। क्या टैक्स कवानीन को बदलने की ज़रूरत है या और कुछ? वालेकुम अस्सलाम अयूबी साहब, बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का। एक बड़ा आपने रीज़नेबल सवाल किया। बेसिकली कवानीन ना 1979 वाला ऑर्डिनेंस इतना बुरा था और ना ही 2001 वाला ऑर्डिनेंस इतना बुरा है। बेसिकली ऑर्डिनेंस तो कंप्लीट है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो हर्डल्स हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी आपके इस प्रोग्राम के तवसत से 2 दफ़ा बताया कि हमें FBR के ढांचे में एक लाजमी चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि SCCP के ढांचे में उन्होंने की। हमें यहाँ पे प्रोफेशनल्स को लेके आना पड़ेगा, जो कि वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और जो ट्रेंड ऑडिटर्स हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लॉ साइट की बात करते हैं तो उस लॉ साइट में FBR में हाई कोर्ट हो या आपका इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हो, वहाँ पे हमारे वो ऑफिसर्स पेश हो रहे हैं जो कि फील्ड वर्क भी कर रहे हैं। तो उनके पास ना वक्त होता है केस को तैयार करने का और ना ही वो उस पर कोई तवज्जो दे सकते हैं। बेसिकली ये लीगल एडवाइज़र का काम है और इनको ये चाहिए FBR को ना सिर्फ के इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के लेवल पे, हाई कोर्ट के लेवल पे, बल्कि सतही लेवल्स पे भी लॉ पॉइंट्स के लिए ये फुल टाइम वकीलों को हायर करें और उनको जॉब्स पे रखें। सिमिलरली जब हम ऑडिट की बात करते हैं, ऑडिट में भी इनका जो स्टाफ है वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ACCAs, ये तीनों ऐसी बॉडी हैं जिनके वाफर लोग यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जिन्हें FBR हायर कर सकता है। हमें अपने इस ढांचे में एक जो लाजमी चेंज करनी है, वो लाजमी चेंज ये करनी है कि हमें प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ेगा जो कि अपनी जॉब्स को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। अब जब हम 177 के ऑडिट की बात करते हैं, आज भी हमारा फ्रेम ऑफ माइंड सेक्शन 62 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 वाला है, जहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि हम कुछ एडिशंस जो हैं वो आपस में तय करके तो उसको 177 के ऑडिट को फाइनल करते हैं। जबकि इसकी जो रियल रूह है इस 177 के सेक्शन की वो ये है कि यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर किताबें लें, उन किताबों को बाकायदा चेक करें, थ्रैश आउट करें, उनका ऑडिट करें, वहाँ से पॉइंट्स निकाल के वो कन्फ्रंट करें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में और बाद में 177 का ऑडिट फाइनल हो। तो बेसिक जो चेंज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में करने की ज़रूरत है। लॉज आर देयर, दे आर वेरी गुड, दे कैन बी अप्लाइड, लेकिन बेसिकली 2 चीज़ों पे बड़ा रफड़ है। एक तो कैपेसिटी बहुत कम है, दूसरा प्रोफेशनलिज्म इन दी बॉडी ऑफ FBR बहुत कम है। जैसे हम एक CSS ऑफिसर को लेके आते हैं, वो डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है या वो आर्किटेक्ट होता है, वो CSS करके इनकम टैक्स ग्रुप में आ जाता है। मैंने आपको पहले भी इसकी बड़ी एक अच्छी मिसाल दी थी कि जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाए सर्जरी की किसी भी इदारे में, या साल की सर्जरी की ट्रेनिंग दी जाए और मुझे डॉक्टर सर्जन बना दिया जाए, तो ये सेम हम FBR के साथ कर रहे हैं कि FBR में हम वो लोग लेके आते हैं जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती एज ऑडिटर या अकाउंटेंट, वो CSS करते हैं। CSS पास करने के बाद हम उन्हें 1 साल का या 2 साल का एकेडमी में कोर्स कराते हैं और उन्हें फील्ड में ले आते हैं। तो बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, नंबर 1 कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, हमें ज़्यादा अफसरान की ज़रूरत है। अफसरान पे बहुत बोझ है, हर एक अफसर के पास 300 400 केस हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल सकते कि उनकी जो सोच है वो अपने काम की डिस्पोजल तक महदूद है। और दूसरा ये है कि हमें उन्हें प्रोफेशनली ट्रेंड लोग चाहिए। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, दुनिया ऑनलाइन बिजनेस की तरफ गामजन है और तेज़ी से तरक्की कर रही है, जबकि हम डाटा होने के बावजूद लोगों को टेस्ट नेट लाने में नाकाम हैं। क्यों, क्या वजूहात हैं? यूबी साहब, ये आपका बड़ा एक अच्छा सवाल है जिसको अभी मैं अपने इसी बयानिए में कवर करना चाह रहा था।
अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त काशिफ अनवर लाहौर चैम्बर के सदर इलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें मैं भी वहाँ पे उनके कहने पे गया। वहाँ पे एक ही बात हुई मेरी, उनको मैंने कहा कि जी टैक्स नेट को बढ़ाने की ज़रूरत है और एग्जिस्टिंग टैक्स होल्डर को हमें रिलीफ देने की ज़रूरत है। एग्जिस्टिंग टैक्स होल्डर को हम सिर्फ निचोड़े हैं, यानी लास्ट ईयर 6200 का बजट था, इस साल हम सपोज 8000 कर देते हैं और कोशिश करते हैं ये 8000 उन्हीं से वसूल करें। बेसिकली व्हाट इज़ लैकिंग इज़ कि हमें अपने बीटीपी यूनिट को फॉल करना है, हमें ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए हमने बहुत सारी प्रपोजल्स आईकैप के फोरम से एफबीआर को दी, उनमें से चंद एक मैं आपको यहाँ पे भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ। जिसमें सबसे बड़ी प्रपोजल ये थी कि हमने कहा था जी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, सेल और परचेज़, इसके साथ एक एफबीआर का फॉर्म मुतारिफ़ कराया जाए जो कि IRS एफबीआर पे अवेलेबल हो। यानी कोई भी आदमी अगर प्रॉपर्टी सेल करने जाता है या परचेज़ करने जाता है, लाजमी होना चाहिए कि उसके पास नेशनल टैक्स नंबर हो। बगैर नेशनल टैक्स नंबर के सेल परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी को बैन कर देना चाहिए। नंबर दो कि उस फॉर्म में वो उन फंड्स की जो अवेलेबिलिटी है इन हिज वेल्थ उसको डिक्लेयर करे कि वो फंड्स का सोर्स क्या है जिससे वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है। जब तक हम उस डेक्लरेशन, उस फंड्स डेक्लरेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम ब्लैक पार्ट ऑफ द इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली जो दूसरी चीज़ हमने उन्हें कहा कि जी एक फॉर्म मुतारफ़ करा दें जो कि IRS पे अवेलेबल हो और हर आदमी प्रॉपर्टी सेल करने और परचेज़ करने से पहले उस फॉर्म को पाबंद हो कि वो IRS पे भरेगा, तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन सेल या परचेज़ की वहाँ पे रजिस्टर होगी, अदरवाइज़ वो रजिस्टर नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास बहुत सारा ऐसा डाटा है मोबाइल नेटवर्क्स का, इसी तरह हमारे पास और भी ये डाटा अवेलेबल है क्रेडिट कार्ड्स का, जिसको यूज़ करते हुए हम नए टैक्स पेयर्स की तलाश कर सकते हैं। अब जब हम सेक्शन 114 पढ़ते हैं, 114 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई है जिनको हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर वो आदमी जिसके पास 5000 स्क्वायर यार्ड का घर है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, उसने रिटर्न भरनी है। हमने कभी इस एंगल से लोगों को नोटिस डालें कि यार आपके पास ये 5000 यार्ड का घर है, आपने अपनी रिटर्न चाहे नील की दें, रिटर्न क्यों नहीं फाइल की आपने? अब जब वो रिटर्न फाइल करने जाएगा उसको वेल्थ स्टेटमेंट, क्योंकि रिटर्न का पार्ट है वो एम्बेडेड है उसके अंदर, वो भी भरनी पड़ेगी। सिमिलरली उसको अपने सोर्सेज भी बताने पड़ेंगे कि वो प्रॉपर्टी उसने कैसे परचेज़ की और कहाँ से परचेज़ की। इसी तरह वो आदमी जिसके पास एक मोबाइल फ़ोन है उसने भी रिटर्न फाइल करनी है। वो आदमी जो किसी फ्लैट का मालिक है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो डेजिग्नेटेड है 114 के तहत, उसने भी रिटर्न फाइल करनी है। तो बेसिकली सेक्शन 114 की अगर मैं प्रॉपर कंप्लाइंस ही करवा दूं तो मुझे बीटीबी बेस को बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और जब तक हम बीटीबी पे काम नहीं करते हमारा ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा कि ये अखराजात जिनके लिए हर साल हम बजट बनाते हैं ये कहाँ से पूरे होंगे। एक POS का जो हमने स्टेप लिया, POS इंटीग्रेशन का, ये कमाल का स्टेप है। और मैं आपको इस वसूख से बता सकता हूँ कि इस साल ये 7800 का जो इन्होंने टारगेट रखा है ये उसे अचीव कर लेंगे, क्योंकि जब से ये POS इंटीग्रेशन हुई है रेवेन्यू में खातर खा इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा होना शुरू हो गया है। अब अगली चीज़ है जो डाटा अवेलेबल है किसी भी सोर्स में, क्रेडिट कार्ड का डाटा अवेलेबल है, बैंकों का डाटा अवेलेबल है, जहाँ पे एक नॉन फाइलर किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व है उसको स्क्रू करना, उसको नोटिस डालना और उस नोटिस की तामील करवा के उसमें प्रॉपर जवाब लेना, इसकी ज़रूरत है। इसके लिए हमें एफबीआर को अपने नए ऑफिसर्स अपॉइंट करने चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो बीटीबी बेस को भी लेके चल सकें। जी बहुत शुक्रिया फैसल इकबाल ख्वां साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन यहाँ छोटा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। शेख साहब, जिस तरह हम अभी पहले ई कॉमर्स पे बात कर रहे थे, आपने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू उस पर की थी। मैं मुबशर साहब आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारी करंट पॉलिसीज़ हैं और हमारे करंट जो कानून हैं, जिस तरह ई कॉमर्स की मैंने अभी शेख साहब से बात की थी, ये ज़ाहिर बात है फिज़िकल सप्लाई एक दिन जगह ले लेगी, लेकिन ऑटोमेशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा अगर हमने दुनिया में ज़िंदा रहना है। तो उसके लिए हमारी क्या तैयारियाँ हैं और उसके हमारे कानून क्या रिक्वायरमेंट है? सर हमारी अगर ऑटोमेशन की तरफ अगर आप बात करेंगे तो हमारा कोई तैयारी नहीं है, ठीक है। उनकी ये अप्रोच ही नहीं है कि यार हमने दुनिया कैसे चेंज हो रही है, हमने अपने आप को कैसे चेंज करना है। इवन आपका देखें बिजनेसमैन तैयार नहीं है। मुबशर साहब देखें ना, पीओएस का सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम लगाया, जी जी पीआरए ने इतना अच्छा रिम्स का उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था रेस्टोरेंट्स पे, उन्हें उस पे इनामात भी रखे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, बेहतरीन चलाया उन्होंने, लोगों को रजिस्टर किया। फिर कोविड आया, कोविड में उन्होंने 20 से ज़्यादा सर्विसेज 16% से रेट कम करके 5% किए और बेहतरीन रिजल्ट वसूल किए। कोविड में अपने टारगेट से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया। ये तजर्बा था ना, जी जी वो जी। उजमा के देखा गया, ये डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे आके रिजल्ट भी बेहतरीन मिले। आज FBI उस पे खड़ा है, आज वो पोज पे इनामी स्कीम भी दे रहा है। लग क्यों नहीं रहे? उसके लिए ज़रूरी था पहले अवेयरनेस दी जाती, लोगों को अवेयर किया जाता, जिस तरह पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने किया था। तो लोगों पे FBI के अफसरान जाते, समझाते लोगों को। जब हमने जाके 2 लाख रुपए दुकानदार से लेना है तो वो क्यों लगवाएगा? जिसे 2 लाख मिल गया उसको छोड़ दिया। जिसके एक दुकान की सेल क्राइटेरिया ज़्यादा है, सेल उसकी 10 लाख है, और एक इस दुकान छोटी है, सेल उसकी 1 करोड़ है। फ़र्क तो है ना। जब हम खुद ही कानून के मुखालिफ काम करेंगे, फिर किस तरह हम इम्प्लीमेंट किस तरह कर पाएंगे? अच्छा सर, मैं थोड़ा सा एग्जाम पीएस के बारे में बताता हूँ कि हमें अपेरेंटली हमें लग रहा है हमारा फेल हो रहा है, ठीक है ना। देखें, टैक्स में टैक्स कलेक्शन के बड़े तरीके हैं। एक है सेल टैक्स में थर्ड शेड्यूल। जी। थर्ड शेड्यूल ये कहता है कि आपने अगर टैक्स की कलेक्शन करनी है ना, मैन्युफैक्चरर की स्टेज के ऊपर रिटेलर तक की टैक्स कलेक्शन कर लें, डिस्ट्रीब्यूटर की कर लें, ठीक है। ठीक है। उससे क्या होगा कि वो जो सप्लाई चेन है वो सारी फ्री हो जाएगी, जी। और मुझे जो टैक्स चाहिए वो मुझे सारा मिल जाएगा। देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव तो टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए, ना कि ये है कि मैं कम्प्लेक्सिटीज़ पैदा करूं। कभी दुनिया में किसी का आपने सुना है कभी, क्योंकि आप कानून को जानते हैं, सेल टैक्स में कमी हो, पिछले साल से निस्बत सेल टैक्स में कमी आई हो? बढ़ता ही है ना हर साल। तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें अभी कल की खबर है सेल टैक्स 40% पिछले साल की निस्बत कम इकट्ठा हुआ है। नुकसान तो है ना, गड़बड़ तो है ना कहीं बिल्कुल पे। सही। उस गड़बड़ को किस तरह चेक किया जा हाँ, सकता है? अब देखें, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। देखें, मेरे पास अगर कंपनियाँ होंगी ना, लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास 20 कंपनी है, मेरे पास रिटेलर को 200 होंगे, जी। या सप्लाई चेन वाले 300 मिला के हो जाएंगे। मैंने 300 की मैनेजमेंट की तरफ जाना है या मैं सिर्फ 20 की मैनेजमेंट पे जाऊँ? सही है। मैं, इसका मतलब है कि मुझे ये डिसाइड करना है कि मैंने टैक्स कलेक्शन करनी है या मैंने कुछ और करना है। क्योंकि जितना आप सिस्टम कम्प्लेक्स करते जाएंगे आपकी उतनी अदरवाइज इनकम बढ़ती जाएगी। ये भी आ गया, ये भी आ गया। और भाई आप टारगेट करें कि आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के ऊपर टैक्स, सेल टैक्स सारा कलेक्ट कर लेना है। जो 75 साल में ना एक एग्रीकल्चर मुल्क था हमारा पाकिस्तान, जी जी, ना एग्रीकल्चर का नारा लगाया, ना वो पूरा हुआ। फिर इंडस्ट्रियल का नारा लगाया 75 साल में, इंडस्ट्रियल का नारा पूरा हुआ। उर्दू ज़ुबान का नारा लगाया गया, उर्दू ज़ुबान आज तक हम इम्प्लीमेंट कर सके। इंग्लिश सीखने का लगाया, इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश आज तक बोल सके, हम समझ सके। इन्होंने 2021 में पॉलिसी लेकर आए कि जो मैन्युफैक्चरर है ना, जी जी 100 रुपीज़ की सेल के ऊपर 0.25% टैक्स देना है। जी। वो 25 रुपये बनता है, 100 रुपये की सेल पर वो 25 पैसे बनता है। 0.25% टैक्स देना 100 रुपीज़ पे, 100 मिलियन पे 0.25%, ठीक है ना। और जिसकी सेल हो जाए 250 मिलियन, उसने 0.5% टैक्स देना है। अच्छा, वो तो मेरा इनकम टैक्स है। अब मैं जब ग्राउंड पे जाता हूँ ना, तो जिसकी 100 मिलियन सेल है या 250 मिलियन सेल है, वो सारे लोग अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में फिर रहे हैं। इसीलिए CNSE अच्छा, की शर्त खत्म की सुने गई। सुने नहीं सुने से, अब क्या है, वहाँ पे सेल टैक्स का कंसेप्ट ही नहीं है। अब ये जो 0.25% इनकम टैक्स आपने टैक्स लायबिलिटी बहुत कम कर दी, ये तो नथिंग है ना। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा 17% सेल टैक्स भी तो मैंने उससे कलेक्ट करना है। वो बंदा कहता है यार मैंने 0.25% इनकम टैक्स बचाऊं या 17% सेल टैक्स अपनी जेब से दूं। मैं जिसको सेल कर रहा हूँ वो कहता है जी मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूं। आपकी बात समझ आई है। जो एक्सपर्ट हैं वो सेब के ऊपर छुरी को फेंको या छुरी को सेब के ऊपर फेंको,
कटना सेम नहीं है। वो सेल टैक्स की सूरत में इकट्ठा किया जाए, वो विद होल्डिंग की सूरत में इकट्ठा किया जाए, वो इनकम टैक्स में मद में इकट्ठा किया जाए, लेना उतना ही है, लेकिन प्रोविजन को ऊपर नीचे किया जाना, कानून को ऊपर नीचे करके टैक्स वसूल करना ही करना है। नहीं 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 सर, देखिए सेंस ही नहीं है उनको पॉलिसी बनाने की। उनको पता ही नहीं यार, ग्राउंड पे मैंने जिस बंदे से 100 मिलियन सेल वाले से इनकम टैक्स में उसका ज़ीरो कर दिया, ऑलमोस्ट 0.25% ज़ीरो टैक्स ही है ना, लेकिन उसका 17% सेल टैक्स में उसको। अच्छा, जो बजट में CNSE की शर्त ख़त्म की गई, जी जी जी, मौजूदा हुकूमत अपने पॉलिटिशियन को कामयाब करने के लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं दे पाई टैक्स निज़ाम में, सिस्टम में, या और कोई वजूहत? सर अभी जो मैं फील करता हूँ ना कि अभी जो आपके PTI में भी जो थे टैक्स, ये शौकत तरीन या जो असद उमर थे, और अभी जब मिफ्ता इस्माइल आए हैं, इनको अभी पता ही नहीं है। देखें वो तो एक्सपर्ट है नहीं जनाब नहीं साहब, नहीं नहीं हम सर, बशीर साहब ये तो ना नहीं है नहीं कि- नहीं 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 सर, एक्सपर्ट की बात नहीं, आपने आउटकम देख, उनकी आउटकम क्या आई है। नहीं, आप मुझे असद उमर की आउटकम दिखाएं। आउटकम तो नहीं नहीं, बोलते, देखें, हमारे चैम्बर में आके वो बेचारे रो पड़े थे यहाँ पे। नहीं 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 सर, मैं भी इधर आया था जब वो चैम्बर में आए थे, वो पूरे पाकिस्तान का दौरा करने आए थे स्टार्टअप में, तो वो कहते थे मैंने 4 घंटे लाहौर में ठहरना है, फिर मैंने सियालकोट चले जाना है। भी आप लाहौर में लंग टपाओ या वक्त टपाओ, वक़्त टपाओ। इसी पे पॉलिसी पे हम हैं, लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी नहीं। नहीं, उनकी वर्किंग नहीं है सर। मैं वही रोना फिर दोबारा रोता हूँ। जब असद उमर इधर आए थे ना लाहौर में, मैं भी इधर आके मिला था, तो वो कहते थे यार अभी मैंने 3 घंटे बाद हमने सियालकोट जाना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, या तो भाई आप लाहौर में है, 3 दिन इधर लगाओ तो सही, इस बिजनेसमैन को सुनो तो सही, ये बिजनेसमैन क्या क्या रहा है। मैं शेख इब्राहिम साहब की तरफ आता हूँ। शेख साहब, जिस तरह आपने कहा स्टेक होल्डर से मुशावरत, पाकिस्तान में हमारे बेशक गोशवारे थोड़े हैं, कोई शक नहीं इसमें, आबादी के लिहाज से 0.06 हैं, 1% भी नहीं है, लेकिन हम अगर वो देखें ना पूरे टैक्स अहदाफ को, 32 लाख गोशवार हैं, उनमें 95% गोशवारों से सिर्फ 5% टैक्स वसूल होता है, और जो 5% गोशवार हैं उनसे 95% टैक्स वसूल होता है। वो भी चंद लोग हैं जो बड़े बड़े टैक्स पेयर हैं। या तो वो आप कंपनियां ढूंढ लें, आवाम को वैसे ही आज़ाद कर दें, आवाम से कहें खाओ पियो यार, आपसे कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, कंपनी से वसूल कर लें, क्योंकि हमारे मुल्क में डायरेक्ट टैक्सेस की शरह जो 50% से अबव होनी चाहिए वो ना होने के बराबर है, जो बड़ों से टैक्स अमीर से लेके गरीबों पे खर्च किया जाए। हम गरीबों का टैक्स वसूल करके उसको खर्च कर रहे हैं, वो भी हुकूमती अखराजात पूरा करने के लिए। और जिस तरह अभी आपने कहा स्टेक होल्डर, मैं सारा ये तनाज़ुर इसलिए पेश कर रहा हूँ, पाकिस्तान में आज भी ऐसे लोग हैं जो अरबों खरबों नहीं पाकिस्तान का कर्ज भी उतार सकते हैं। अगर कोई नागहानी आफत आ जाए, सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, तो यही लोग नौ तामीर करते हैं उसको, मुआशरे को। तो क्या जितना हम कर्ज लेने के लिए तगोदो करते हैं, जितनी मेहनत IMF से बेल आउट पैकेज लेने करते हैं, इतना स्टेक होल्डर से बैठ के नहीं कर सकते हम? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि स्टेक होल्डर को ये तहफ़्फ़ुज़ भी देना पड़ेगा कि अगर हम आपको टैक्स नेट में लेके आते हैं, तो आज अगर हम आपको 2%, 4%, 5% के वादे पे लेके आ रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि कल को हम आप पे 50% कर देंगे या 40% कर देंगे, जो कि पीछे आप एग्जाम्पल सेट करते आ रहे हैं सही, कि जो टैक्स नेट में आप उसी पे बढ़ाते हैं, उसी को आप सेल टैक्स डबल डिजिट में 17% पे भी ले गए, आपने उसी पे एडिशन भी लगा दी, उसी पे कि जो अब उसका फैक्ट्री रिफंड भी खा गए, उसको ऑडिट में लाके अब ब्लैकमेल फैक्ट्री भी वाला कर अब लिया। फैक्ट्री वाला अपने डीलर का भी कलेक्ट करे, उस पर भी एडिशन में 2% लगा दिया, उस पर एडिशन में 3% लगा दिया। वही अब वो उसके हर टैक्स के बाद उसका एक बंदा बढ़ जाता है, या उसका कंप्यूटर का लोड बढ़ जाता है, या उसका बेसिकली उसको आप टैक्स कलेक्टर का रोल दिए जा रहे हैं एडिशन। ये चीज़ें जब तक आप तसलियाँ एक अपने एक्ट से वादा नहीं करेंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक आपका टैक्स में किसी ने आना भी नहीं। सही। दूसरी बात ये है, अभी आपने कहा कि हम लोगों से टैक्स लेके कर क्या रहे हैं, खाई जा रहे हैं ना जी, अपने एक्सपेंस पूरे करते हैं। हम जब तक लोगों को ये एहसास भी नहीं देंगे कि ये आपका टैक्स जो है ये आगे कहाँ लगेगा, आप पे कितना खर्च हो रहा है, हम इसको ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, लोग पैसे नहीं देंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, वो कनाडा शिफ्ट हो गए थे इन द एंड ऑफ 90s अर्ली 2000s में। तो उनकी बेटी को प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे, तो उन्होंने इलाज करवाया पाकिस्तानी। ये उस दौर में उसको बच्ची के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसका इलाज हुआ और उसके बाद सारा कुछ हुआ। तो पाकिस्तानी उस दौर में 1 करोड़ के लगभग
खर्चा है उसमें। उन्होंने अभी कैनेडियन नेशनैलिटी का प्रोसेस पूरा नहीं किया हुआ था, ठीक है, लेकिन उनको एक वो PR कार्ड मिल गया था, सारा कुछ हो गया हुआ था। उसके बाद वक्त गुजर गया, तो एक दफ़ा ऐसे ही बैठे उनसे बात हुई थी, तो मैंने कहा यार तुम कितने, वो कहते जी इतने % टैक्स है मेरे पे। तो हमने कहता जी ये इससे दुगना भी हो जाए तो मुझे देते पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं। मैं स्कूल में चला जाऊँ फ्री पढ़ूँगा, मैं हॉस्पिटल में चला जाऊँ मेरा इलाज फ्री होगा। अब आप उन्हीं माशरों में ये देख लें कि आप यहाँ से बच्चा भेजें बाहर पढ़ने के लिए, मैं इन्हीं माशरों की मिसाल देने लगा हूँ। आपका बच्चा इंश्योरेंस करा, जब वो वहाँ जाता है यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है तो वो बच्चे की यूनिवर्सिटी इंश्योरेंस कर देती है। अब वो बच्चा उसकी फ़ीस में से उसकी इंश्योरेंस के पैसे देता है। बच्चा बीमार हो गया, कोई उस पर नागानी आफत हो गई, कुछ हो गया, उन्होंने हॉस्पिटल में दाखिल कराना है, उन्होंने बच्चे से कुछ पैसा नहीं लिया। इतनी छोटी सी बात पे कि उस स्टूडेंट को उस पर उनका 10,000 खर्चा है, उस पर 50,000 खर्चा है। वो जब तक आप पे बैक सिस्टम नहीं साथ पैरेलल इंट्रोड्यूस कराएंगे, लोगों को देना फलाही माशरे की तरफ नहीं लेके जाएंगे लोग। बेसिकली अगर आप थोड़ा सा दीन को और टैक्स निज़ाम को भी देखें ना, हम बाहसीद मुसलमान बात तो करते हैं, तो टैक्स जब हम अपनी पुराने इस्लामी माशरे को देखते हैं तो टैक्स रफाही कामों के लिए था, जो बात आपने कही है अभी कि टैक्स की अवाम का टैक्स का पैसा अवाम के जरिए अवाम पर लेके अवाम पे ही खर्च करना था, ठीक है। हम वो लेके अपनी ज़रूरियात पे खर्च कर रहे हैं, हम अपने महलात बना रहे हैं, हम अपनी मिनिस्टर्स की फ़ौज खड़ी करते जा रहे हैं, हम अपनी बहुत सारी चीज़ें। मैं सियासत पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता होता और ना मैं लेकिन सबसे बड़ी बात आपने सर एक मिसाल भी नहीं दी। हाँ, अगर वहाँ का कनाडा का अगर कोई शहरी उसका बिजनेस बंद हो जाए, कारोबार ठप हो जाए ना, उसके बाद हुकूमत उसको खर्चा भी देगी, रोटी पानी भी उसके देती है, बच्चों को भी कफालत करेगी, उससे सारा उसको वेलफेयर स्टेट है ना, नौकरी ना मिले तो वो मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि हमें देखें, यहाँ पे अब हमारे बहुत सारे ताजिर दोस्त हैं, आप शालवी में चले जाएं, उस दुकान आपने अभी बात की, एक दुकानदार बैठा होगा 10 बाई 10 की दुकान, जी जी, लेकिन उसकी करोड़ों की इंपोर्ट होगी, कोई शक नहीं है, ऐसे ही ठीक है। आपने ये किया कि जी वो इंपोर्ट करे, पोर्ट पे ही दे दे, इनकम टैक्स भी सेल टैक्स भी कोई पूछ नहीं, जो मर्जी करता रहे। यार उस इंडस्ट्री वाले का क्या कसूर है जो यहाँ सब कुछ, जो यहाँ पे अरबों रुपया लगाता है। आप ट्रेडर मुल्क बना दिया ना जी जी। अब उसके अगेंस्ट एक फैक्ट्री वाला है जी, जिसने 60-70 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया पहले तो फिक्स कॉस्ट इन्वेस्ट कर दी, ज़मीन ली, उस पर बिल्डिंग बनाई, 600 बंदे को रोज़गार दिया, 700 को, फिर करोड़ों का इंपोर्ट की, फिर लोगों को माल दिया, 500 घरों का रोजगार पालता है। फिर उसके नीचे आप अगर रिटेल का प्रोडक्ट बना रहा है या कोई एक्सपोर्ट की बना रहा है तो वो 700-800 घरों के रोजगार वैसे भी चलवा रहा है। उसके ऊपर आप हर तरह से हर चीज इम्पोज करते हैं कि तुम ये भी हिसाब देगा, ये भी देगा, तो इम्पोर्ट भी देगा, 40 वो मुख्तलिफ सेक्टर के उसके ऊपर लेबर डिपार्टमेंट भी है, उस पर EOPI भी है, उस पर सोशल सिक्योरिटी भी है, उस पर 70 महकमे, उस पर LDA भी इम्पोज है, उस पर इंडस्ट्रियल 36 महकमे। अच्छा, वो तो पूरी फांसी लगे। और एक ट्रेडर जो इंपोर्ट करता है वो आपको ड्यूटी दे के 4 बंदों के साथ नौकरी करके अपना कंटेनर पूरा कहीं ना कहीं खपत करके और हाथ जोड़ के फारिग हो जाता है, और आखिर में आपको एक रिटर्न ऐसी बना के देता है माजरत के साथ जिसमें उसने जो 3-4% खर्चा प्रॉफिट कमाया, 10% प्रॉफिट दिखाया, उसके अगेंस्ट अपने खर्चे दिखा के आपको 0-2% टैक्स दे के फारिग भी हो जाता है, और उसका आप एक्सेप्ट भी करते हैं क्योंकि आपने कानून ऐसा बेहुदा बना दिया है, आप एक्सेप्ट भी करते हैं और ऑडिट निकालते हैं। फिर आप इंडस्ट्रियलिस्ट का आप उसी को बुलाते हैं, उसी से सवाल जवाब करते हैं, उसको कहते हैं तुम फैक्ट्री मत चलाओ, कानून को बदलने की जरूरत बिल्कुल। इसका ये मतलब है कि तुम फैक्ट्री मत चलाओ, हमारे दफ्तर आके बैठो, हमारे से नौकरी करो। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ। एक साहब हम एक महकमे में गए तो वहाँ एक बहुत टॉप ऑफिसर्स, नॉट कुछ छोटा मोटा नहीं, टॉप ऑफिसर, उनसे कोई बात हो रही थी, बहस हो रही थी, तो हमने कहा कि जी हमारा एसोसिएशन का मसला था। हमने कहा जी हमारे ये सेक्रेटरी आते हैं यहाँ पे, हमारे स्टाफ आता है, ये सारा दिन यहाँ बैठते हैं, आपके पास एक लेटर लेना होता है। वो कहते हैं हम ले लें। हमने कहा सर फैक्ट्री बंद हो जाती है, आप लेटर नहीं देते, तो वो आगे देना होता है महकमे को, उससे माल निकलते हैं सारे हैं, ये चाहिए, ड्यूटियाँ बोर्डों पर पड़े होते हैं, डैमरेज।
मतलब आपको ज़्यादा जल्दी हो तो खुद उठ के आया करें। हालांकि वो आपके टैक्स के पैसे से सैलरी वसूल कर रहे हैं, तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। दिस इज द एटीट्यूड व्हाट वी आर जी बिल्कुल ऐसे ही है। कैरिंग। देखें, हम जब तक, आप देखें दुनिया में इंडस्ट्रियलिस्ट की इज्जत है, हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलिस्ट की इज्जत अच्छा शेख साहब का बचाना पड़ता है अपने टाइम आप को। सर बहुत कम है, एंड पे क्या प्रपोज करेंगे, क्या अपने मेरा opinion देंगे? मेरा सिंपल प्रपोजल ये है सर, हमें मुल्क को ट्रेडर के मुल्क से निकाल के इंडस्ट्री का मुल्क बनाने की ज़रूरत है। हमें ऐसी इंडस्ट्री को फ़रोग देने की ज़रूरत है जो स्टार्ट में हमारी वो इंडस्ट्रीज़ छोटी छोटी जिनके रॉ मटेरियल्स हम यहाँ डेवलप कर सकें। इस वक्त हमारी इंडस्ट्री भी, हमारी एक्सपोर्ट क्यों मार खा रही है कि हमारी जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री भी है उसके भी रॉ मटेरियल्स बाहर से आ रहे हैं। आपका डॉलर इतना ऊपर चला गया है कि अब आप वायबल ही नहीं रहे, आप किसी तरह से उसको वैल्यू एडिड ही नहीं कर सकते कि आप रॉ मटेरियल हर तरह का बाहर से मंगवाएं, फिर उसमें वैल्यू एडिशन करें, फिर आप जाएं, आपकी कॉस्टें बहुत बढ़ गई हैं। हमें एक दफ़ा टैक्स के निज़ाम के साथ साथ अपने सारे निज़ाम को पूरी तरह से रीशफल करने की ज़रूरत है, रिविज़िट करने की ज़रूरत है, और इसमें सबसे बेहतरीन रोल अदा कर सकते हैं चैम्बर्स। आप चैम्बर्स से एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो प्रेसिडेंट, जिसको कोई ब्यूरोक्रेट हेड मत करे। ये मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपने उसको हाल लेना है, उसको मिनिस्टर खुद हेड करे, उसके नीचे मीटिंग में असिस्ट करें उनको तमाम चैम्बर्स के प्रेसिडेंट्स, और उनकी भी दो कैटेगरी बनाई जाए, एक इंडस्ट्री की और एक ट्रेडर्स की। दोनों की अलग अलग मीटिंग्स हों, उनके साथ अलग अलग बैठ के मशवरा लिया जाए। फिर उसके बाद आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को, जो आप रिजल्ट निकालें, देन इन एड अप योर ब्यूरोक्रेसी, और उसको कहेंगे अब इसको लीगल फ्रेमवर्क में लेके आओ और उस पर काम करने की ज़रूरत है। सर, स्टेक होल्डर अब इस वक्त आपका ख़त्म हो रहा है। मैं आपको ये बात पूरे दावे से कह रहा हूँ कि अगर हमने यही रविश रखी तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही स्टेक होल्डर रह जाएगा, वो रह जाएगा टैक्स कलेक्टर। टैक्स देने वाला मतलब स्टेक होल्डर माइनस हो जाएगा आपकी। जी, जैसे कि मुबशर साहब, सिर्फ 1 मिनट है। जिस तरह शेख साहब ने पूरा नक्शा खींच दिया है, कानून के साथ ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह टैक्स बार्स हैं, चैम्बर्स हैं, दोनों अहम किरदार अदा कर रहे हैं। टैक्स बार भी ताजर को टैक्स नेट में लाने के लिए, असल में एतमाद तो वो टैक्स जो बंदा है, एक्सपर्ट है, जिस तरह आप ACC हैं, CA हैं या टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो एतमाद में लेते हैं ताजर को, तो फिर वो टैक्स देता है। वो कह देना अपने क्लाइंट से भी टैक्स नहीं देना आपने, ये वो, तो वो टैक्स कभी भी नहीं देगा। स्टेक होल्डर के साथ कानून को बदला जा सकता है, जिस तरह आप कह रहे हैं एक्सपर्ट पाकिस्तान में मौजूद है। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, मैं इस पे, मैंने अभी गुड गवर्नेंस पे एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूँ। गवर्नेंस इज नो मोर बॉडी ऑफ गवर्नमेंट्स। जी, ये जो गवर्नेंस है ना, ये डिपेंड कर रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट पे, टैक्स बार के कंसल्टेंट पे, और ये चैम्बर पे। चैम्बर हम अगर तीनों बैठ जाएं तो हम हर एरिया की बेहतरीन पॉलिसी ला सकते हैं, हर सेक्टर की, और हर सेक्टर, हर एरियाज की, माना हर सेक्टर की हम बेहतरीन पॉलिसी ला सकते हैं। हम अगर बार बार देखते रहेंगे जी वो उसने आके गुड गवर्नेंस लानी, उसने कुछ नहीं लाना। हमें पता अपने मसाइल का, ये है ही नहीं कि हमें पता नहीं है। मैं बकायदा इस कहने मतलब चैम्बर के पास भी गया हूँ और ये टैक्स बार के पास भी गया हूँ, यार ये इकट्ठे बैठेंगे तो ये हल होना है। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जिस तरह भी शेख साहब ने कहा, ऐसा वक्त ना आ जाए, अल्लाह ना करे, टैक्स कलेक्टर रह जाए, टैक्स देने वाला कोई ना रहे। अब भी हुकूमत को होश के नाख लेने चाहिए, टैक्स मशीनरी को होश के नाख लेने चाहिए, टैक्स कलेक्टर को इस सिस्टम की तरफ देखना चाहिए। अगर अब भी हमने इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए कोई कदम ना उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।